हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। लेवल है हमारा सीए इंटरमीडिएट। नए सिलेबस के हिसाब से हमने सब कुछ इस नोट्स में प्रिपेयर किया है एंड दीज वीडियो लेक्चर्स आर एप्लीकेबल फॉर यू फॉर जनवरी 25 एग्जाम्स। नाउ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली है। नाउ करंटली हम लोग टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका हेडिंग जो कोर टॉपिक है हमारा मटेरियलिटी, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। एंड इस वीडियो का मुद्दा जो हमारा होने वाला है वो है टॉपिक नंबर 4, जो कि है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को समझने के लिए आपको मटेरियलिटी का पूरा बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि आप पहले टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, उसके बाद ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अपना स्टडी मटेरियल बनाया है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एक के बाद एक टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अभी जो हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, एक बार हम उसका ओवरव्यू यानी कि ब्लूप्रिंट यहाँ पर देख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है ऐसे 320 का पैराग्राफ नंबर 9। क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 9? ये आपको बताएगा कि जो हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 320 में पैराग्राफ नंबर 9 में आपको मिलेगा डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। फिर उसमें से हमें बहुत सारे उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। उसमें से हम की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। की पॉइंट्स फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 की पॉइंट्स हमने इस डेफिनेशन से आइडेंटिफाई किए हैं। वो है पर्पस ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब एक होता है रेगुलर मटेरियलिटी और नॉर्मल, जिसे हम केवल मटेरियलिटी के नाम से जानते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आ गया, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो ये जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है इसको ऑडिट में यूज क्यों किया जाता है, सेट क्यों किया जाता है, बेसिकली उसका पर्पस क्या है, ये हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हमें पता चलेगा कि एप्लीकेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कौन से लेवल पर अप्लाई होती है। तो आपको पूरे ओवरऑल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एग्रीगेटेड मिसस्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो हमने पर्पस पढ़ा था ना, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपको यहाँ पर मिलता है, और वो आपका आता है रिस्क ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एग्रीगेटेड मिस स्टेटमेंट्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करने का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हमें कंडक्ट करना है। किसी भी प्रकार की एंटिटी हो, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल स्टेटस एंड इकोनॉमिक साइज, जब भी हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, उसे कहा जाता है ऑडिट। अब ऑडिट का पर्पस क्या होता है कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर्स यूज करेगा, उसके बाद में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को गैदर करेगा। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर वो रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करने की कोशिश करेगा, और जो अभी तक उसने काम किया है प्लस सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस प्लस रीजनेबल एश्योरेंस जनरेटेड will enable the auditor to form his opinion on financial statements, whether financial statements provide a true and fair view and the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। तो बेसिकली हमें मिसस्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बारे में अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। तो ये जो मिसस्टेटमेंट्स है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 चीजें होती है, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी। ये 4 सेगमेंट्स में हमें ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना पड़ता है। ठीक है, बेसिक चीज है एकदम। अब इन असेट में बहुत सारे लाइन आइटम्स होते हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, है ना, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होती है असेट्स की। सिमिलरली लाइबिलिटीज में इक्विटी एंड आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारे आइटम, यानी एक लाइबिलिटी के हेड में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपके हो सकते हैं। तो जब आप एग्रीगेशन की बात करते हो तो
ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सबके कंबाइंडली आप जब देखोगे तब आप देखोगे कि कितने सारे मिसस्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं, और उन मिसस्टेटमेंट्स को आप मॉनेटरी वैल्यू में यानी मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, और इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट को जब आप टोटल करोगे तब उसे कहा जाता है एग्रीगेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। यानी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आप एग्रीगेटेड मिसस्टेटमेंट्स की अमाउंट को देखोगे एंड देन डिसाइड करोगे कि ये मिसस्टेटमेंट्स की जो टोटल है ये मटेरियल है या इममटेरियल है। अब ये जो एग्रीगेटेड मिसस्टेटमेंट्स होते हैं इनको रिड्यूस करना यानी रिस्क, यानी ऑडिटर की जो रिस्क, ऑडिटर की एक ही रिस्क होती है कि वो गलत ओपिनियन ना दे दे, तो अपने ओपिनियन को बचाने के लिए आप क्या करना चाहोगे एज एन ऑडिटर, जितने भी आपके मिसस्टेटमेंट्स हैं उनको कम से कम लेवल पे सेट करोगे। तो ऑडिटर की रिस्क जो होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है लेकिन ऑडिटर ने कहा कि एवरीथिंग इज गुड, दिस इज द मेन ऑडिट रिस्क। तो इसी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 से हमें क्या पता चलेगा, एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक एरियाज। अब यहां पर बात होने वाली है असर्शन की। जब भी आपको ये 3 बातें दिखेगी, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, तब आपको हमेशा ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में ये समझ लेना है कि ये होते हैं असर्शंस। असर्शन में हमेशा 3 लेवल होती है। पहली क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरली इसे P&L अकाउंट से आप रिलेट कर सकते हो। अकाउंट बैलेंसेस, जनरली आप इसे बैलेंस शीट आइटम से रिलेट कर सकते हो। एंड डिस्क्लोजर्स, जनरली आप इसे शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स यानी जितने भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उनसे आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके असर्शन लेवल भी यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को आप ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी अप्लाई करोगे और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को आप स्पेसिफिक एरियाज यानी असर्शंस में भी अप्लाई करने वाले हो। तो ये पूरा का पूरा डिकोडिंग आपको यहाँ से डेफिनेशन और उसके की पॉइंट से पता चल जाता है। नेक्स्ट इज, और आखिरी पॉइंट जो हमारा इसमें हमें डिस्कस करना है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में, वो होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ अबाउ मेंशन्ड की पॉइंट्स। बेसिकली मैंने क्या किया है कि आपके की पॉइंट्स अलग से प्रेजेंट कर दिए एंड उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया ताकि हमें ब्लूप्रिंट बनाने में थोड़ी सी आसानी जाए। तो बेसिकली हमें दो मुद्दे ही यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो चलो अब हम लोग हमारे मेन स्टडी मटेरियल पे आ जाते हैं, विच इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 3.19 पर मिलने वाला है। कौन सा एडिशन हम यूज कर रहे हैं, अप्रैल 2023 का एडिशन, जो अभी फिलहाल लेटेस्ट वाला आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो आपको सितंबर में भी एप्लीकेबल था और जो आपको जनवरी 2025 में भी एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अब सबसे पहले हम लोग ऐसे 320 का जो पैराग्राफ नंबर 9 है जिसमें डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बताई गई है उसको पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें से हमें की पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए उसको समझते हैं एंड उसके बाद में फिर हम उन की पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब यहाँ पे आपको इन 2 पॉइंट्स में 2 लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आपका पॉइंट नंबर 1 है, एंड आपका पॉइंट नंबर 2 रहेगा सेटिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर स्पेसिफिक एरियाज दैट इज असर्शंस। असर्शंस में 3 लेवल होती है, कौन सी, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और तीसरा होगा आपका डिस्क्लोजर्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को पढ़ना पड़ेगा। अब ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद की पॉइंट्स को समझने से पहले मैं आपको 3 एग्जांपल्स यहाँ पे देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ताकि आपको ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बेसिकली सेट कैसे होती है वो समझ में आ जाएगा। तो क्या कहता है ऐसे 320 का पैराग्राफ नंबर 9 जो बताता है हमें डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर पर्पसेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी पूरे के पूरे यहाँ पर फोकस जो रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर है। फॉर पर्पसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, performance materiality means the amount or amounts set by the auditor at less than materiality for the financial statements as a whole
to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statements as a whole। यहाँ पर मैंने इस आपको पढ़ने की थोड़ी सी टेक्निक यहाँ पर आनी पड़ेगी ताकि रीडिंग करते वक्त रीडिंग, प्रॉपर रीडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन, ये दो चीज़ें आपको थियरी, जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थियरी पोर्शन है सारे सब्जेक्ट्स का, वो स्किल आपको काम में आने वाली है। बेसिकली रीडिंग अपना इंप्रूव कराइए, यानी स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश अपना इंप्रूव कराइए। उसके बाद में जो इंटरप्रिटेशन की स्किल होती है कि सेंटेंसेस को कहाँ पर रोकना है, कहाँ पे अच्छे से समझना है, वो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल में आ गया। तो ये आपको अकाउंटिंग की थियरी, ऑडिटिंग की थियरी, लॉ की थियरी, कॉस्टिंग, एएफएम, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब चीज़ों में काम में आने वाला है। मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, performance materiality means the amount or amounts set by the auditor at less than materiality for the financial statements as a whole। यहाँ पर हमारा स्टॉप होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ? इनिशियल मतलब आपको क्या समझना है, एज एन ऑडिटर आपको कुछ अमाउंट्स सेट करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन के सामने आपकी अमाउंट होगी। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, जो आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट अगर आपका है प्लांट एंड मशीनरी, तो डिस्क्रिप्शन हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी, उसके सामने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी उसकी वैल्यू होगी, यानी डिस्क्रिप्शन प्लस अमाउंट। ऐसे करके आप फिक्स्ड असेट का पूरा टोटल लिखोगे बैलेंस शीट में। देन आपके करंट असेट्स आएंगे, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, और भी जो कोई आपके करंट असेट्स होंगे वो उनकी टोटल, एंड आउटर कॉलम में फाइनल आपके करंट असेट्स की टोटल आएगी। तो ऐसे करके आपकी बैलेंस शीट बनेगी, अलग अलग एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होंगे एसेट साइड में। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में आपकी कैपिटल का बाइफर्केशन आएगा, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, और भी कोई कैपिटल होगी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। देन आपकी आएंगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, उसके अंदर जितने भी आपके सब लाइबिलिटीज के हेडिंग्स होंगे वो इंक्लूड होंगे इनर कॉलम की टोटल, और फाइनली आउटर कॉलम में आप एक कंप्लीट हेड की टोटल लिखोगे। तो यहाँ पर बेसिकली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब क्या, जब ऑडिटर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करता है तो वो सर्टन अमाउंट या अमाउंट्स को फाइनलाइज करता है कि ये मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की अमाउंट है। जितने भी मिसस्टेटमेंट्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इस अमाउंट के ऊपर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। यहां पर आप सबसे पहले एक ओवरऑल रेगुलर जो आपकी मटेरियलिटी होती है वो सेट करोगे। देन टू फर्दर रिड्यूस द रिस्क, यानी आपका बैकअप प्लान जो है वो होने वाला है, आप कह सकते हो कि वो आपका बैकअप प्लान परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव अगर हमें पूरा करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स की एनालॉजी अगर प्रोवाइड करूं, तो अगर हम सबसे फेमस स्पोर्ट जो है इंडिया में फॉर टाइम बीइंग जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है वो एज यूजुअल क्रिकेट है। तो जनरली क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी बहुत सारे लोगों को पता होती है, तो इसीलिए मैं उसी स्पोर्ट का एग्जाम्पल का यूज यहाँ पे करूंगा। अब क्रिकेट में जैसे क्या होता है कि आपके पास 11 लोगों की टीम होती है, करेक्ट। उन 11 लोगों की टीम में आपके पास एक एक्सपर्ट, एक कैप्टन होगा, आपके पास एक कैप्टन है, आपके पास विकेट कीपर है, आपके पास एक्सपर्ट बैट्समैन होंगे, उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर के सेट होगा, उसके बाद आपके पास मीडियम पेसर, फास्ट बॉलर, एंड देन आपके पास होने वाले हैं स्पिनर्स। और इनका कंबाइंडली सबका एक टैलेंट होना चाहिए कि उनकी फील्डिंग और उनका फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या हो गई आपकी ओवरऑल 11 लोगों की यानी प्लेइंग 11 की टीम होती है। लेकिन इसके अलावा भी और 2-3 लोग टीम में एक्स्ट्रा होते हैं जिसे हम 12th मैन या और इन नाम से जानते हैं, ताकि अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या मैच के दौरान वो प्लेएबल कंडीशन में नहीं है, प्लेइंग कंडीशन में नहीं है, तो उसका रिप्लेसमेंट आएगा, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, आपके पास 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर के साथ भी आप मैच खेल सकते हो। लेकिन टू कवर अप द रिस्क हम लोग क्या करते हैं, 3 प्लेयर एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनमें से कोई भी आ सके। तो एक बैकअप प्लान होता है। सिमिलरली इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी हम क्यों निकालते हैं, हमारे 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, घर की यानी प्रॉपर्टी की, हमारे खुद का लाइफ इंश्योरेंस होता है। ये सारे प्रीमियम हम क्यों भरते हैं, ताकि हमारे पास अगर हमारे फैमिली का जो मेन पर्सन है जो ब्रेड एंड बटर अर्न करता है, अगर भगवान ना करे उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई अनहोनी होती है, तो फैमिली जो होती है ओवरऑल फैमिली जिसमें आपके पेरेंट्स होंगे,
आपकी वाइफ होगी, आपके बच्चे होंगे, या आपकी जो भी फैमिली का स्ट्रक्चर होगा वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होंगे। तो हमारी जो इमीडिएट फैमिली है, अगर मेन ब्रेड बटर अर्न करने वाला व्यक्ति, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो आपके फैमिली का या फीमेल पर्सन हो, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो आपने क्या किया, ओवरऑल जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसको आपने प्रीमियम पे करके आपके आपके लिए सुटेबल पॉलिसीज को आपने एक्टिवेट किया, और अपनी जो रिस्क होती है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की, उसको आपने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कही या हेल्थ अनसर्टेनिटी कही है, उसको आप कवर करते हो ताकि समय आने पर आप इन बैकअप प्लान्स का यूज कर सको। तो सिमिलरली अब ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया कि एनालॉजी किस तरीके से मटेरियलिटी में एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में काम करने वाली है। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक ऑडिटर हूं और मैंने अपनी मटेरियलिटी लेवल को 5 करोड़ पे सेट किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं डिटेल में जब आपको एग्जांपल बताऊंगा तब तो हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू अभी यहाँ पे देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया, पहले तो मैंने ओवरव्यू ले लिया सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके बेसिस के ऊपर मैंने क्या किया, एंटिटी का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वो समझ लिया, उसका एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, क्या लीगल लॉज रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, वो सारा बेसिक एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले ली। उसके बाद में मैंने मटेरियलिटी के बारे में सोचा कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वो कौन से इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या प्रोड्यूसर में काम करती है, उसके रेगुलेशंस क्या है, उसके हिसाब से मैंने एक जजमेंट लिया जिसे कहा जाता है प्रोफेशनल जजमेंट, और मैंने इस पर्टिकुलर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियलिटी लेवल को सेट किया 5 करोड़ के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी मटेरियलिटी लेवल जो है वो 5 करोड़ है। इसका मतलब जब भी मैं एज एन ऑडिटर ऑडिट करूंगा उसमें मुझे जो भी मिसस्टेटमेंट मिलेंगे और मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल होगा या इमटेरियल होगा, ऐसा जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगे मेरे क्लासिफिकेशन, मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, उनका एग्रीगेट यानी उनका टोटल 5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका इंप्लाइड मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट का अमाउंट भी 5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब एज एन ऑडिटर मैं ये कहता हूं कि 5 करोड़ तक के जो मिसस्टेटमेंट्स होंगे, जो वेरायंसेस होंगे, उसकी वजह से जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनके इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी एकदम रॉ भाषा में अगर हम कहें, क्रूड भाषा में हम कहें, तो 5 करोड़ के नीचे जितने भी मिसस्टेटमेंट्स होंगे हम उसे कह सकते हैं इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। और 5 करोड़ के वैल्यू के ऊपर अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट लेके जाता है आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, तो मुझे वो मिसस्टेटमेंट्स मेरे लिए मटेरियल हो जाएंगे और मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड करना पड़ेगा एंड उन मिसस्टेटमेंट्स को डिटेल में क्रॉस वेरीफाई या चेकिंग करना पड़ेगा, और उन मिसस्टेटमेंट्स को, जो मिसस्टेटमेंट्स हुए हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गई मेरी मटेरियलिटी लेवल का सेटअप। अब मटेरियलिटी लेवल अगर, लेकिन मुझे पता है कि ऑडिट के कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, जो प्रोसेस होती है ऑडिट की, ऐसे 200 जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, वो मुझे बताता है कि ऑडिट के प्रोसेस में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो एज एन ऑडिटर मुझे पता है कि वो इनहेरेंट लिमिटेशंस की, उन इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा, मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं खुद को बचाने के लिए एक और बैकअप प्लान तैयार करता हूं जिसे मैं कह सकता हूं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो मेरी जो मेन कोर मटेरियलिटी लेवल मैंने सेट की है वो है 5 करोड़। अब जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है मैं उसे क्या करूंगा, जो 5 करोड़ की मटेरियलिटी की अमाउंट मैंने सेट की है उसका सर्टन परसेंटेज में निकालूंगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 75% ऑफ 5 करोड़ निकाला, वो आता है मेरा 3.5 करोड़, यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो मैं क्या करूंगा, परफॉर्मेंस यानी मैंने अपनी रिस्क को फर्दर रिड्यूस किया। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के हिसाब से 3.5 करोड़ के ऊपर अगर कोई मिसस्टेटमेंट जाता है तो वो मेरे लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली मटेरियलिटी लेवल सेट करो, देन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल सेट करो, और दोनों का इस्तेमाल करके खुद की जो रिस्क होती है मिसस्टेटमेंट
या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैं तो वो मुझे डिटेक्ट हो जाने चाहिए। तो बेसिकली ऑडिट की जो रिस्क है उसको कम कराने के लिए हम लोग मटेरियलिटी लेवल और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को सेट करते हैं। अब मैंने जो एग्जांपल्स थे उसका ओवरव्यू आपके दिमाग में मैंने घुसा दिया है। अब फिर से एक बार इसे पढ़ो। फॉर पर्पसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट्स, यानी एक सर्टन अमाउंट आपको सेट करनी है, सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो होगी वो जनरली ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल के थोड़े कम अमाउंट की सेट करेगा। फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate or uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statements as a whole। यानी अल्टीमेटली ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो भी अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो ऑडिट के दौरान मुझे दिख जाने चाहिए, वो डिटेक्ट हो जाने चाहिए। तो इसको इंश्योर करने के लिए ऑडिटर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करता है। अब दूसरा पॉइंट, इफ एप्लीकेबल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑल्सो रेफर्स टू द अमाउंट और अमाउंट्स set by the auditor at less than materiality level or levels for the particular classes of transactions, account balances और disclosures। बेसिकली पहला पॉइंट आपको बताता है कि ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल सेट करेगा फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जिसमें आपके P&L, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको डेफिनेशन का बताता है मटेरियल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की, कि ऑडिटर अगर चाहे या किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में जरूरत है यानी एप्लीकेबिलिटी है, तो ऑडिटर असर्शंस किसी ओवरऑल असर्शंस के लिए या किसी स्पेसिफिक असर्शन के लिए भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अलग से सेट कर सकता है। यानी ऑडिटर के पास दोनों ऑप्शन है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हो, या अगर आपका प्रोफेशनल जजमेंट कहता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में यानी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस या डिस्क्लोजर के किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अलग से सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों सिनेरियो होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। अब इसे और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको पूरे डिटेल में 3 एग्जाम्पल्स समझाने वाला हूँ। वो एग्जाम्पल्स जब आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तब आपको ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक्चुअली किस चिड़िया का नाम है, कैसे सेट होती है, सारी चीजें पता चल जाएगी। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के एग्जाम्पल्स में। एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और सिंपल एग्जाम्पल्स है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है ये। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मटेरियलिटी इन ऑडिटिंग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, सेटिंग मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। अब 2 प्रकार की मटेरियलिटी हमें सेट करनी है, पहली रेगुलर यानी ट्रेडिशनल मटेरियलिटी जो होगी, और दूसरी होगी हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को समझने से पहले हम सबसे पहले एग्जाम्पल में देखते हैं कि मटेरियलिटी जो हमारी रेगुलर मटेरियलिटी है वो कैसे सेट होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको ये बताएगा कि आपकी जो रेगुलर मटेरियलिटी है उसको आप कैसे सेट करते हो। तो यहां पर सिनेरियो क्या है हमारा, देखो, A large manufacturing company XYZ Limited has total revenues of 500 करोड़। अब यहाँ पे एज एन ऑडिटर इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ऐसा इमेजिन करिए, और आप एक किसी पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट करने जाने वाले हो। उस एंटिटी का नाम है XYZ लिमिटेड और वो एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सिनेरियो आपने देख लिया, और जब आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो आपको रेवेन्यू दिखा 500 करोड़ का, ठीक है, एंड नेट असेट्स वर्थ 1200 करोड़। और जब आपने बैलेंस शीट देखी और थोड़ा सा इक्विटी, असेट और लायबिलिटी का इक्वेशन बिठाया तो आपको उनकी नेटवर्थ जो है, जो नेट एसेट्स है उनके, वो आपको पता चला एज एन ऑडिटर कि वो 1200 करोड़ के नेट एसेट्स है उनके, ठीक है। The auditor needs to determine the overall materiality level for the audit of financial statements। अब यहाँ पे overall materiality यानी complete set of financial statements के लिए आपको materiality level set करनी है। तो सिनेरियो आपको समझ गया, 3 पैरामीटर्स आपके पास है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम XYZ लिमिटेड है, वो एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये है पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर आपको दिखा कि उस कंपनी के रेवेन्यू जो है
वो है 500 करोड़ का। तीसरा पैरामीटर आपको बता दिया यहाँ पे कि कंपनी के जो नेट एसेट्स है वो 1200 करोड़ के हैं। अब इसके बेसिस के ऊपर आपको अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके, यानी आपका नॉलेज बेस प्लस आपका पास्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और करंट सिनेरियो में जो आपने एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लिया है, उसको इन 3 पैरामीटर्स को मिला के अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना है टू सेट द मटेरियलिटी लेवल। अब यहां पे देखो कि मटेरियलिटी लेवल सेट कैसे होगी, हाउ इट इज डन। द ऑडिटर टिपिकली यूजेस बेंचमार्क सच एज 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू और 1 और 2% ऑफ नेट एसेट्स। अब यहां पर जो मैंने बेंचमार्क आपको दिए हैं 5%, 1%, 1 और 2% ऑफ सर्टन पैरामीटर्स, तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन 3 ही चीजों को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं। बेसिकली बेंचमार्क क्या होता है, आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो और उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, करेक्ट। इसे इन जनरल भाषा में इसे कहा जाता है बेंचमार्क। तो यहां पर एक ऑडिटर क्या करता है, एक सेट अमाउंट ढूंढना चाहता है जिसके अगेंस्ट वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर पाए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स में या इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स में। तो ऑडिटर साहब क्या करते हैं हमारे, टिपिकली वो सर्टन बेंचमार्क सिलेक्ट करते हैं जो गिवन पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास उनमें से। अब हम इन दिस केस द ऑडिटर डिसाइड्स टू यूज 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू एज द बेंचमार्क टू सेट द मटेरियलिटी। अब आपके जो नॉलेज बेस है, जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है प्लस करंट सिनेरियो का जो अंडरस्टैंडिंग है, तो एज एन ऑडिटर आपने बेंचमार्क क्या सिलेक्ट किया, आपने जो टोटल रेवेन्यू जो आपका पैरामीटर आपको मिला था, आपने डिसाइड किया कि 1% इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंपनी कौन सा है, लीगल स्टेटस क्या है, ट्रांजैक्शंस किस तरीके के होते हैं, इस ओवरऑल सिनेरियो को मिला के आपने अपना बेंचमार्क डिसाइड कर लिया। आपका बेंचमार्क है, आप टोटल रेवेन्यू का अमाउंट यूज करने वाले हो और उसमें 1% उसको अप्लाई करोगे और 500 करोड़ का 1% जो भी आएगा वो रहेगा आपका मटेरियलिटी का लेवल। तो इस तरीके से आपने डिसीजन अपना शेप अप किया। अब पॉइंट नंबर 3 में देखो, मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, यानी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपने मटेरियलिटी लेवल कैसे सेट की। 500 करोड़ का 1% कितना होगा, 5 करोड़। एनी मिसस्टेटमेंट और एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट एक्सीड 5 करोड़ आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विल बी कंसिडर्ड मटेरियल एंड could potentially affect the decision making of the users of financial statements। तो इस तरीके से आपने इनिशियली मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड करने के लिए आपने ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियलिटी लेवल डिसाइड बेंचमार्क यूज करके मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड किया, है ना। एकदम क्लियर है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 स्टेप्स में आपने मटेरियलिटी डिसाइड की। पहले तो आपका सिनेरियो आइडेंटिफाई करो, पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करो और अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो, एक बेंचमार्क को आइडेंटिफाई करो, उसको सर्टन परसेंटेज अप्लाई करो। ये यहाँ तक की आपकी मेथोडोलॉजी एकदम क्लियर एंड क्लीन है। उसके बाद में जो आपके पैरामीटर्स है उसको एक्चुअल फॉर्मूला में पुटअप करो, यानी 500 करोड़ का 1% आपने निकाला, आप 5 करोड़ की आपकी लेवल आ गई, वो हो गई आपकी मटेरियलिटी लेवल। अब जब आप ऑडिट शुरू करोगे XYZ लिमिटेड का, तो अगर आपको कोई भी मिसस्टेटमेंट दिखता है तो आपको 2 लेवल पे उसे टैकल करना है। पहला इंडिविजुअल लेवल पे, यानी अगर आप सिंगल मिसस्टेटमेंट को देखोगे तो आपको देखना है कि 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, तो उसको इमटेरियल फिलहाल उसको बाजू में रखो, आगे बढ़ जाओ। फिर अगर और मिसस्टेटमेंट्स ऐसे करते करते आपको मिलते जाएंगे तो आपको इंडिविजुअल अमाउंट भी देखनी है, 5 करोड़ के ऊपर जा रही है या नहीं, और साथ ही साथ जितने टोटल नंबर ऑफ जितने टोटल नंबर ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आपको अभी तक मिल गए, 1 2 3 4, इन चारों पांचों जितने भी मिसस्टेटमेंट्स मिलेंगे उनका टोटल लगाओ और वो टोटल 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है क्या, ये चेक करो। ठीक है, तो आप मिसस्टेटमेंट्स को 2 लेवल पे डील करोगे, इंडिविजुअल यानी सिंगल मिसस्टेटमेंट एंड एग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, 2 अमाउंट्स पे आप डील करोगे। फिर आप चेक करो कि आपके जितने भी मिसस्टेटमेंट्स है वो 5 करोड़ के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते। अगर नहीं जा रहे तो आप उसे इमटेरियल मिसस्टेटमेंट के कैटेगरी में डालो, अगर जाते हैं तो आप उसे मटेरियल 5 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मित्रों आपका रेगुलर मटेरियलिटी लेवल को सेट करना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, सेटिंग मटेरियलिटी लेवल फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, यानी हम अभी स्पेसिफिक असर्शन के लिए मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेंगे। अभी हमने क्या किया, P&L बैलेंस शीट
शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे इन पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कंबाइंडली 5 करोड़ का अमाउंट डिसाइड किया कि ये हमारी मटेरियलिटी लेवल है। अब हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिक एरिया में मटेरियलिटी कैसे अप्लाई होती है वो देखेंगे, यानी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है असर्शंस। तो सिनेरियो देखो, सेम हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड। द ऑडिटर आइडेंटिफाइज दैट द कंपनीज इन्वेंट्री बैलेंस इज सिग्निफिकेंट विद अ टोटल वैल्यू ऑफ 150 करोड़। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री उसकी मेंटेन उसको रखना पड़ेगा, दैट मीन्स रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ताकि प्रोडक्शन की प्रोसेस स्मूथली चलती रहे। तो एज एन ऑडिटर जब आपने आइडेंटिफाई किया तो आपको कंटिन्यूएशन में ये एग्जांपल है, तो 2 पैरामीटर्स आपको पहले मिल गए, 3 पैरामीटर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टोटल रेवेन्यू एंड उसका नेटवर्थ यानी नेट एसेट इतने हैं, उसके बेसिस के ऊपर अपने मटेरियलिटी लेवल को ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेट किया। अब आपने देखा जब उसकी बैलेंस शीट को और डिटेल में देखा तो आपको पता चला कि यार XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ऑब्वियसली उसका इन्वेंट्री बैलेंस अच्छा खासा होगा। तो आपको क्या दिखा कि XYZ लिमिटेड के पास 150 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो आपका ध्यान गया कि यार इन्वेंट्री के बारे में कुछ अच्छे से चेकिंग करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस रिस्क फैक्टर्स लाइक वैल्यूएशन एंड ऑब्सोलेसेंस, यानी कोई इन्वेंट्री आउट ऑफ डेट हो जाती है, किसी इन्वेंट्री की एक्सपायरी डेट होती है ना, कोई पेरिशिंग या नॉन पेरिशेबल है या नॉन पेरिशेबल है इन्वेंट्री, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो वैल्यूएशन होता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बेसिकली हमारा एक कोर प्रिंसिपल होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, यानी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम होगा उसमें हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। तो आपको 2 पैरामीटर्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो एज एन ऑडिटर आपको इन्वेंट्री के लिए 2 पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे, एक तो उसका वैल्यूएशन और दूसरा उसका रिलेवेंस, यानी ऑब्सोलीट हो गई है या नहीं हुई है उसके हिसाब से। द ऑडिटर नीड्स टू सेट मटेरियलिटी स्पेसिफिकली फॉर दिस अकाउंट। अब पूरे बैलेंस शीट में तो बहुत सारे लाइन आइटम्स हैं, उसमें से आपने एक रिस्की एरिया को आइडेंटिफाई किया जो आपका इन्वेंट्री है। अब ऑडिटर ये चाहता है कि स्पेसिफिकली इन्वेंट्री का जो अकाउंट बैलेंस है उसके लिए हमें स्पेसिफिकली मटेरियलिटी लेवल सेट करनी है। तो वो कैसे करोगे आप, द ऑडिटर मे डिसाइड टू सेट अ स्पेसिफिक मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड फॉर द इन्वेंट्री अकाउंट बेस्ड ऑन इट्स नेचर एंड रिस्क, यानी इन्वेंट्री का नेचर कैसा है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, किस तरीके की इन्वेंट्री है, ठीक है, तो उसका रिस्क के बेसिस के ऊपर आप मटेरियलिटी लेवल सेट करोगे। द ऑडिटर माइट डिसाइड दैट 2% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू इज अप्रोप्रिएट फॉर सेटिंग मटेरियलिटी फॉर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। अब जो आपका नॉलेज बेस है, आपका जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, प्लस करंट एंटिटी का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस के ऊपर, इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि कितना परसेंट ऑफ अमाउंट आप अप्लाई करोगे, तो आपका प्रॉपर जो मिसस्टेटमेंट वाला इशू है आप उसको एड्रेस कर पाओगे। तो यहाँ पर एज अ प्रोफेशनल जजमेंट आपने क्या अप्लाई किया कि चलो यार 150 करोड़ का हम अगर 2% निकालते हैं तो हमारा जो मिसस्टेटमेंट वाला इशू है विथ रिगार्डिंग मटेरियलिटी वो रिजॉल्व हो सकता है। तो आपने एक डिसीजन ले लिया कि जितनी भी इन्वेंट्री वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है उसका 2% में अप्लाई करता हूं। अब ये कितना परसेंट अप्लाई करना है वो केस टू केस बेसिस के ऊपर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में या किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, वो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ऑडिटर के छोड़ा हुआ है। फिर स्पेसिफिकली जो अकाउंट बैलेंस है हमारे इन्वेंट्री का, उसके लिए अगर हमने मटेरियलिटी सेट की है तो 2% ऑफ टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का हमने पैरामीटर सेट किया। अब 150 करोड़ का 2% आपका आता है 3 करोड़, ठीक है। एनी एरर और मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंट्री दैट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 3 करोड़ would require further investigation as it could significantly impact the financial statements in relation to specific assertion। यानी ऑडिटर साहब का ये मानना है कि अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी मिसस्टेटमेंट अगर 3 करोड़ या उससे ऊपर जा रहा है तो वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इसीलिए जो भी 3 करोड़ के ऊपर के मिसस्टेटमेंट्स होंगे वो उसके लिए हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके उन मिसस्टेटमेंट्स को अच्छे से रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने एक कंटिन्यूएशन में एग्जांपल देखा, पहले हमने
मटेरियलिटी ट्रेडिशनल यानी जो हमारी रेगुलर मटेरियलिटी होती है वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेट की। उसके बाद में हमारी जो रेगुलर मटेरियलिटी होती है, जो रेगुलर मटेरियलिटी होती है, सॉरी ये एग्जांपल 3 हो गया। जो हमारी रेगुलर मटेरियलिटी होती है फॉर स्पेसिफिक असर्शंस, उसमें हमने इन्वेंट्री का एग्जांपल लेके सेट कर दिया। अब हम क्या देखेंगे कि मटेरियलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड असर्शन लेवल पे तो हमने सेट कर ली। अब जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं वो कैसे डिसाइड होगा। तो यहां पर सिनेरियो देखो, सेम कंपनी हमारी, आफ्टर डिटरमाइनिंग द ओवरऑल मटेरियलिटी फॉर XYZ लिमिटेड एट 5 करोड़, जो हमने पहले वाले एग्जांपल में डिसाइड की है, ठीक है। अब ऑडिटर क्या कहता है, आफ्टर डिसाइडिंग द ओवरऑल मटेरियलिटी फॉर XYZ लिमिटेड एट 5 करोड़, the auditor sets a performance materiality level to reduce the risk that undetected or uncorrected misstatements when aggregated exceed the overall materiality level. हाउ इट्स डन। अब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लॉजिक क्या है उसका, बेसिकली लॉजिक ये हाउ इट इज डन वाले पोर्शन में हम लोग समझते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज टिपिकली सेट एट अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल मटेरियलिटी, यानी जो हमने 5 करोड़ का अमाउंट सेट किया है उसका सर्टन परसेंटेज अप्लाई करके हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का अमाउंट निकालेंगे। ये उसके पीछे का लॉजिक हो गया। The auditor might use a conservative threshold and set, conservative threshold यानी 5 करोड़ के नीचे है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। The auditor might use a conservative threshold and set performance materiality at 75% of overall materiality to capture smaller misstatements and minimize risk। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने 5 करोड़ की रेगुलर मटेरियलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेट की थी, अब ऑडिटर ये कहता है कि उसका 75% निकालो, 75% निकालो, जो आता है आपका 3.75 करोड़। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी हो गई 3.75 करोड़, यानी रेगुलर मटेरियलिटी आपकी हो गई 5 करोड़, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लेवल हो गई 3.75 करोड़। दिस मीन्स दैट एनी इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर एरर्स exceeding 3.75 करोड़ would trigger further audit procedures। अब 2 लेवल आपकी सेट हो गई, जो भी छोटे मोटे मिसस्टेटमेंट्स है तो आपने क्या कर लिया, 5 करोड़ की लेवल सेट की, 3.75 करोड़ की लेवल सेट की, 2 लेवल आपने सेट की। तो वहां पे आपने कैसे, अब परफॉर्मेंस मटेरियल एक्चुअली प्ले कैसे होगा रियल लाइफ में, ऑडिट के दौरान जो भी आपके छोटे मोटे मिसस्टेटमेंट्स मिलते हैं तो आप क्या करोगे, 3.75 करोड़ तक के जो मिसस्टेटमेंट्स है उसको आप बेसिकली फर्दर इग्नोर करोगे। अब 3.75 करोड़ के ऊपर जो आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट जाने वाले, दैट मींस 3.75 करोड़ प्लस 5 करोड़, इनके ब्रैकेट के बीच में आपके जो मिसस्टेटमेंट्स होंगे उनके लिए आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, उनको डिटेल में और देखोगे कि ये मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप डिसाइड करोगे। दिस मीन्स दैट एनी individual misstatement or a combination of smaller errors exceeding 3.75 crore would trigger further audit procedures, ensuring that the total misstatements do not exceed overall materiality level। यानी आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि कोई भी मिसस्टेटमेंट या कोई भी एरर 5 करोड़ के ऊपर किसी भी हालत में ना जाए। आप बिल्कुल उसको 5 करोड़ के नीचे ही कर्व करना चाहते हो, इसीलिए आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यानी बैकअप प्लान अपना एक्टिवेट कर देते हो। ओवरऑल समरी, अब ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मटेरियलिटी फॉर असर्शंस एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, इन तीनों एग्जांपल्स की कंबाइंड जो हमारी समरी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। These examples illustrate how auditors apply materiality in different contexts at the level of the entire financial statements, specific account balances or transactions, and performance materiality, which provides a safety margin to catch undetected or uncorrected misstatements। यानी ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मेन पर्पस जो हमें समझ में आता है इन एग्जांपल्स के बेसिस के ऊपर, वो ये है कि कोई भी अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, ऑडिटर चाहता है कि वो हमारे पकड़ में आ जाए ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, और जो हमने मेन कोर मटेरियलिटी लेवल सेट की है उस कोर मटेरियलिटी लेवल के ऊपर कोई भी अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स की अमाउंट ना जाए।
ये ऐसा करने से हमारी जो ओवरऑल ऑडिट रिस्क है उसे हम एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आते हैं। तो मित्रों ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो आई होप कि आपको इन तीनों एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर मटेरियलिटी लेवल बेसिकली रियल लाइफ में किस तरीके से सेट होती है ये आपको समझ में आज आ गया होगा। अब ये जो एग्जाम्पल्स है ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं दिए हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल। अब ऐसा होता है कि जो हमारा रियल लाइफ ऑडिटिंग का सिनेरियो होता है, आप बिग फोर की बातें छोड़ दो, हम रेगुलर जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स की बात हम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल जिस तरीके से आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चीजें दी गई है उसको 100% लोग एनफोर्स करते ही है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या है, ये हमारे बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को एप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी व्यक्ति ऑडिट करेगा उसकी जिम्मेदारी है कि आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करो। तो जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर उनके पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नॉलेज है तो वो उसे एनफोर्स करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इन जनरल एकदम वर्ड टू वर्ड कोई भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल आपको दिए कि इस तरीके से बेसिकली मटेरियलिटी फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर असर्शंस या फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे सेट होगी। अब ये एक मेथोडोलॉजी मैंने दी है जो मुझे पता है, हो सकता है कि किसी और जो ऑडिटर होगा उसका तरीका अलग होगा टू सेट द मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल। तो ये जो है आपको ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक गाइडेंस है, इसको आप अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं वापस हमारे डेफिनेशन के ऊपर। तो मित्रों परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के डेफिनेशन दो पॉइंट्स में हमें पता चल गई। एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेट होती है मटेरियलिटी और दूसरी असर्शंस के लिए। और इस डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने 3 एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ा। अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें से 4 की पॉइंट्स हमें मिलते हैं। पहला है पर्पस ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट क्यों करते? तो मैंने आपको एग्जांपल्स क्या क्या दिए। स्पोर्ट्स की एनालॉजी मैंने बताई आपको, क्रिकेट की 11 मेन प्लेयर्स होते हैं और 3 प्लेयर्स होते हैं जो रिस्क को कवर करते हैं कि कोई भी प्लेइंग 11 वाला अगर प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका रिप्लेसमेंट वो प्लेयर आ जाता है फील्ड के ऊपर। फिर हमने देखा इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, है ना, आप अपनी जो रिस्क होती है फाइनेंशियल या हेल्थ से रिलेटेड उसको आप कवर करते हो। उसके बाद में हमने एक्चुअल एग्जाम्पल्स देखे। तो हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करने का जो पर्पस है वो पता चल गया कि ये एक बैकअप प्लान होता है कि कोई भी अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है वो हमारे मेन मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड ना करे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या मिलता है? एप्लीकेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, यानी मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी दोनों हमेशा 2 लेवल पे सेट होगी, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए और दूसरा असर्शन के लिए। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या पता चला? रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एग्रीगेटेड मिसस्टेटमेंट्स। तो ये जो पर्पस है ये आप पॉइंट नंबर सी में ज्वाइन करो और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कौन से लेवल पे सेट होती है वो पॉइंट नंबर बी और डी में हमें पता चलता है। अब हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, यानी समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन ऑफ अबाउ मेंशन्ड की पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पर्पस ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। द कोर पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज टू रिड्यूस द रिस्क दैट द टोटल ऑफ uncorrected and undetected misstatements exceeds the overall materiality level। इसका मतलब क्या हुआ कि मेन पर्पस तो हमें पता चल गया कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों सेट की जाती है, हमें ऑडिट की ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस करना है। ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे? तो हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारे अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मेन मटेरियलिटी लेवल से हमेशा नीचे ही रहे। इसीलिए हम जो कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हैं उस कंजर्वेटिव अप्रोच के तहत हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जैसे हमारे एग्जांपल्स में हम लोगों ने 5 करोड़ पे सेट की थी तो हमने 75% अप्लाई किया 5 करोड़ का और 3.75 करोड़ पे हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट की। यानी क्या किया? हमने कंजर्वेटिव अप्रोच को यूज किया। अब जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट 3.75 करोड़ के ऊपर चले जाएगा हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करके उसे रिजॉल्व कर लेंगे। यानी हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी मेन मटेरियलिटी लेवल है
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल ये इंश्योर करे कि कोई भी अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट हमारे ट्रेडिशनल या कोर मटेरियलिटी लेवल से कभी भी एक्सीड ना करे। पॉइंट नंबर 2, बाय सेटिंग अ लोअर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी द ऑडिटर क्रिएट्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हम एक बैकअप प्लान तैयार करते हैं टू एंश्योर दैट इवन इफ सर्टन मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट डिटेक्टेड और आर लेफ्ट अनकरेक्टेड, देयर टोटल इम्पैक्ट रिमेन्स बिलो द ओवरऑल मटेरियलिटी लिमिट। अब ये रियल सिनेरियोज है। ऑडिट का नेचर ऐसा है कि हम कोई एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल चेकिंग करते हैं, हम सैंपल बेसिस पे चेकिंग करते हैं, और इसीलिए हम ये पहले ही क्लियर बता देते हैं ऐसे 200 के तहत कि हमारा जो एश्योरेंस है वो एक रीजनेबल एश्योरेंस है, हमारे जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है, वो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है, हमारा ऑब्टेन किया हुआ ऑडिट एविडेंस कभी भी कंक्लूसिव नेचर का नहीं होता है। तो ये बेसिक इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट जब हमें पता चलते हैं तब हमें ये सिनेरियो समझ में आता है कि ऑडिट के दौरान ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड रह जाए। तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आपके अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है उनका इंपैक्ट मटेरियलिटी लेवल के ऊपर ना जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्पस ऑफ सेटिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? एप्लीकेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, यानी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आप ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेट करने वाले हो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज प्राइमरीली अप्लाइड in the context of financial statements as a whole. It serves as a control measure to ensure that the auditor's review of the entire financial reporting process considers all potential misstatements, whether large or small, and their collective impact on the accuracy of the financial statements. तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आप दोनों लेवल पे सेट कर सकते हो, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एंड स्पेसिफिक असर्शन के लिए भी। तो वहां पे आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपका एक्यूरेसी है, यानी कलेक्टिव इंपैक्ट जो है अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ओवरऑल एक्यूरेसी पे ज्यादा इंपैक्ट ना डाले। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एग्रीगेटेड मिसस्टेटमेंट्स। तो ये जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हमने दिखा था कि कहाँ पे गया रे बाबा, हाँ, रिड्यूसिंग द रिस्क है ना, यहाँ पे पॉइंट आया था, तो उसी पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट किया गया है यहाँ पर। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एग्रीगेटेड मिसस्टेटमेंट्स। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज टू मिटिगेट द रिस्क that a combination of uncorrected or undetected misstatements exceeds the materiality threshold for the financial statements। यानी जो आपने रेगुलर मटेरियलिटी सेट की है हमेशा उसके नीचे ही आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट रहे, और जो भी अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो कभी भी आपके 5 करोड़ या जो भी अमाउंट आप सेट करोगे उसके ऊपर ना जाए। पॉइंट नंबर डी, एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक एरियाज, classes of transactions, account balances or disclosures. Performance materiality can also be applied to specific areas such as particular classes of transactions, account balances or disclosures. In these cases, the auditor may set lower materiality levels to reflect the unique risk associated with certain transactions or accounts. जैसा हमने देखा था स्पेसिफिक एरिया का एग्जांपल कि ऑडिटर ने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का ऑडिट किया, उसके दौरान उसे पता चला कि यार मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो इसकी इन्वेंट्री अच्छी खासी अमाउंट होगी, तो वो एक रिस्की एरिया है, उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली अलग से मटेरियलिटी लेवल सेट करनी पड़ेगी। तो वो एग्जांपल भी हमने देखा था। इन दीज केसेस द ऑडिटर में सेट लोअर मटेरियलिटी लेवल्स टू रिफ्लेक्ट द यूनिक रिस्क एसोसिएटेड विद सर्टन ट्रांजैक्शंस और अकाउंट्स। दिस एंश्योर्स दैट इवन इन स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग the risk of material misstatement is appropriately managed। तो बेसिकली अभी तक एज एन एक ऑडिट के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि ऑडिट एक प्रोसेस होती है जिसके तहत जिसमें 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहला ओनर और मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दूसरा होता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जो एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके खुद के इकोनॉमिक डिसीजंस को शेप अप करते हैं। ये 2 पार्टीज आपकी मेन पार्टीज हो गई। अब इन 2 पार्टीज के बीच में एक छोटा सा ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आर सेग्रीगेटेड।
इन कंपनी फॉर्मेट। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो स्टेक होल्डर्स है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, यानी भरोसा थोड़ा कम होता है कि हो सकता है मैनेजमेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हो सकता है मैनेजमेंट ने अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा बताया यानी ओवर स्टेटमेंट किया है, या हो सकता है मैनेजमेंट ने टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए और डिविडेंड्स को कम करने के लिए परफॉर्मेंस को अंडर स्टेट भी किया है। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, उनके दिमाग में एक सर्टन डाउट होता है। उस डाउट को फर्दर रिजॉल्व करने के लिए इन लोगों ने एक सिचुएशन को इवॉल्व किया। तो मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स क्या कहते हैं कि हम एक काम करेंगे, एक तीसरे व्यक्ति को लेके आएंगे जो ना मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, जो ना स्टेक होल्डर से इन्फ्लुएंस होगा। वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होगा जिसका कोई भी किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट ना कंपनी में है ना स्टेक होल्डर्स में है। उसका एक ही काम होगा, वो अंपायरिंग का काम करेगा। क्या करेगा वो? अंपायरिंग का काम। अब अंपायरिंग का काम एज एन ऑडिटर कैसे करोगे? आपका लीगली अपॉइंटमेंट होगा एज एन ऑडिटर फॉर टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑडिटर होता है वो कंपनी में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस मांगेगा। उसके बेसिस डेटा एक्सेस मिलने के बाद डेटा को देखेगा और जो ऑडिट उसने सीखा है, जो ऑडिट का ट्रेनिंग उसने लिया है, उसको अप्लाई करेगा एंड देन वो फाइनली इन दोनों पार्टीज को बताने के लिए एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो अपना डिसीजन देगा, यानी ऑडिट ओपिनियन देगा कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर इनसे फ्री है या नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं बने, ये दूसरा पैरामीटर। और तीसरी बात वो बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एंटिटी के ऑपरेशनल रिजल्ट के ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं देता है। तो मेजरली आपका जो ऑडिट रिपोर्ट होगा वो आपके 3 एस्पेक्ट को टारगेट करता है। पहला, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसके बारे में ओपिनियन देगा। दूसरा ओपिनियन क्या देगा वो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। और तीसरा पैरामीटर ऑडिट रिपोर्ट में क्या कवर करेगा कि जो ऑपरेशनल रिजल्ट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। इसके बेसिस के ऊपर एक रीजनेबल एश्योरेंस वो जनरेट करेगा और वो रिपोर्ट दोनों पार्टीज को प्रोवाइड की जाएगी। ये आपका ओवरऑल ऑडिट का सिनेरियो होता है। अब ऑडिट के सिनेरियो में रिस्क होती है क्या कि हो सकता है कि ऑडिटर को कुछ गलतियां मिले और कुछ गलतियां ना मिले ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। तो जो गलतियां ना मिलने वाला पोर्शन है वो हो गया आपका ऑडिट रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट तो है लेकिन ऑडिटर साहब को वो डिटेक्ट करना नहीं जमा एंड वो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन वो ऑडिट रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर स्टेक होल्डर्स जो है वो अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने वाले हैं। तो ये जो रिस्की एरिया होता है, रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड एक्सप्रेसिंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपने एक इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन प्रोवाइड किया। तो ये जो इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन प्रोवाइड करने वाली सिचुएशन होती है इसे ऑडिट की भाषा में कहा जाता है ऑडिट रिस्क। तो इसको कम करने के लिए हमने 2 चीजें इवॉल्व की। कौन सी? जो 2 चीजें डेवलप की। एक, मटेरियलिटी लेवल सेट करो और मटेरियलिटी लेवल को बैकअप प्लान प्रोवाइड करने के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करो। तो मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये था आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, क्योंकि हमें एट सीए इंटरमीडिएट लेवल जितनी जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन वीडियोस का किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से इन्हें यूज़ करते हो, किस तरीके से मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ उसको अंडरस्टैंड करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एज अ टीचर मैंने अपनी ड्यूटी यहाँ पे फुलफिल की है। अब एज अ स्टूडेंट ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को डिटेल में समझिए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए और उस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक अपने दिमाग में
रिटेन करिए, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओ और रियल लाइफ में जब आप किसी ऑडिट असाइनमेंट पे जाओ तो आप इस टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई वहां पर कर सको। क्योंकि जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, आप बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से ऑडिट को कंडक्ट कर पाओगे। तो ये था मित्रों हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब अगला वीडियो जो होगा वो हमारा एकदम छोटा सा होने वाला है, रिगार्डिंग डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग एंड ऑडिट। अब इसको अगले वीडियो में डालने से अच्छा मैं यहीं पे आपको इसको बता देता हूँ, छोटा सा वीडियो है तो छोटा सा पोर्शन है। क्या कहता है हमारा ऐसे 320। अब ये पैराग्राफ 9 में आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और पैराग्राफ 10, ये दोनों आप एक साथ पढ़ना हमेशा। ऐसे 320 क्या कहता है, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट, इसके बारे में आपको जानकारी देता है। यानी जब भी आप ऑडिट का प्लानिंग, ऑडिट में जो प्लानिंग फेज होती है उस फेज को जब एक्टिवेट करोगे, उस फेज के दौरान जब आप पूरे ऑडिट का प्लान बनाओगे तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। क्या, एक तो मटेरियलिटी लेवल सेट करो और दूसरा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करो। यानी ऐसे 320 का पैराग्राफ नंबर 10 आपको एक और जिम्मेदारी देता है एज एन ऑडिटर, जो आपको फुलफिल करनी है। जब भी आप ऑडिट का प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग फेज में आपको मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इन दोनों लेवल को डिटरमाइन करके फिर आगे की प्रोसीजर्स को डिसाइड करना है। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है और ये उसे करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी द ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। अब यहाँ पे मे वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पर शैल वर्ड यूज किया है। यानी ऐसे आपको बता रहा है कि ये आपको काम करना है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो फिर आप ऐसे की प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे हो। When establishing overall audit strategy, जब आपका ऑडिट का प्लानिंग फेज होगा, जब आप ऑडिट के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे, उस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के दौरान ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। यानी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपको रेगुलर यानी ट्रेडिशनल मटेरियलिटी लेवल सेट करनी है। पॉइंट नंबर 2, if in the specific circumstances of the entity there is one or more particular classes of transactions, account balances or disclosures for which misstatements or lesser amounts than the materiality for financial statements as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of financial statements, the auditor shall also determine materiality level or levels to be applied to those पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। यानी जो हमने 3 एग्जांपल्स देखे, 3 एग्जांपल में हमने 3 सिनेरियो देखे। पहला सिनेरियो सेटिंग मटेरियलिटी लेवल फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा सिनेरियो सेटिंग मटेरियलिटी लेवल फॉर स्पेसिफिक असर्शन, जिसमें हमने इन्वेंट्री के लिए मटेरियलिटी लेवल को सेट किया, और तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट करना। तो ऐसे 320 का पैराग्राफ नंबर 10 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इन द फेज ऑफ प्लानिंग द ऑडिट। यानी कौन सी फेज में आपका काम करना है, ये प्लानिंग वाले फेज में। तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपको मटेरियलिटी लेवल निकालनी है। और दूसरा, अगर ऑडिटर को ये लगता है कि किसी स्पेसिफिक असर्शन में यानी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में, अकाउंट बैलेंसेस में या फिर डिस्क्लोजर वाले सेगमेंट में ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट है जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम असर्शंस के लिए भी आपको मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 2 में ये क्लियरली हमें बता दिया कि आपको प्लानिंग के दौरान पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, इनके लिए मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करनी है। और अगर आपको आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक असर्शन के लिए भी मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करनी है, तो वो भी आपको करनी चाहिए। तो ये मित्रों एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है पैराग्राफ नंबर 10 का। अब आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे ये वाला पोर्शन आप एक बार अच्छे से पढ़ो और आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यानी पैराग्राफ नंबर 9
और पैराग्राफ नंबर 10, ये दोनों चीजें एकदम प्यार से समझ में आ जाएगी। और अब यहां पर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। यानी अब ये बेंचमार्क यानी क्या, कि जैसे कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स थे हमारे एग्जांपल्स में, क्या टोटल रेवेन्यू था और 1200 करोड़ के नेट एसेट हमें पता चले। उसके बाद में जब हम इन्वेंट्री के लिए गए तो हमें पता चला कि कंपनी में भाई साहब 150 करोड़ की इन्वेंट्री है। तो ये बेसिकली बेंचमार्क्स है। हमने उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया जिनके अगेंस्ट में हम मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की लेवल को सेट कर सकते हैं। तो अब पूरे 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, तो ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है कि वो कौन सा बेंचमार्क यूज करता है टू सेट द मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो इसी तरीके से हमें अगले वीडियो में इन चीजों को, कि आप सिलेक्शन कैसे करोगे बेंचमार्क्स का, उन बेंचमार्क का यूज आप कैसे करोगे मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिसाइड करने के लिए, उसके बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, कनेक्टेड टॉपिक्स है सारे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मटेरियलिटी के जितने भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है एटलीस्ट आप वो देखिए, ताकि आपकी एक लिंक बन जाए पूरा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं, और आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन का कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव यूज आप कर सकते हो। तो बस इतनी चीजें थी, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो।